हमारा सफर जारी था, लेकिन मुसीबतों ने अभी साथ नहीं छोड़ा था। हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। अचानक घास के ऊपर एक अजीब सी स्याह रेशों से बनी हुई कोई शय नजर आई। हम अभी पूरी तरह उस पर तवज्जो नहीं दे सके थे कि दफतन हमारे जिस्मों को एक जोरदार झटका लगा और उसके साथ ही हमारे पांव जमीन से उखड़ गए। हम बर्क रफ्तारी से फजा में परवास कर रहे थे। चंद ही लम्हे के बाद हमें ये अंदाजा हो गया कि हम किसी जाल में फंस चुके हैं जो अजीब सी लजलजी शय से बनाया गया था। हमारे चारों तरफ बुलंद दरख्त थे और एक दरख्त ही की मजबूत शाख से उस जाल के सिरे बंधे हुए थे। हम जमीन से तकरीबन 15 फुट ऊपर खला में झूलने लगे। बर्ड मेरे ऊपर आ पड़ा था, लेकिन फिर उसने खुद को फौरन संभाल लिया और जाल की लजलजी रस्सियां पकड़कर बुरी तरह मचलने लगा। मैंने भी खुद को संभाल लिया और जाल के सुराखों में उंगलियां फंसाकर बर्ड के ऊपर गिरने से बचा। बर्ड मुतवहिश निगाहों से दरख्त की उस शाख को देख रहा था जिस पर जाल बंधा हुआ था। अतराफ में कोई आहट वगैरह नहीं थी। बर्ड चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने पिस्तौल निकाल लिया और दरख्त की उस शाख पर बंदिशों का निशाना लेकर गोलियां चलाने लगा जिस पर जाल बंधा हुआ था। लेकिन उसकी ये कोशिश अभी कारगर नहीं हुई थी कि दफतन झाड़ियों में सरसराहटें हुई और फिर इंतहाई बदहैयत और बदनुमा शक्लों ने झांकना शुरू कर दिया। उनके लंबे लंबे बाल एक मखसूस अंदाज में सरों के ऊपर बंधे हुए थे। चेहरे रंगीन नक्शो निगार से सजे हुए थे। नाकें इंतहाई चौड़ी और पूरे चेहरे पर फैली हुई थीं। होंठ मोटे मोटे, इंतहाई बदनुमा और भयानक थे। जिस्मों की रंगत स्याह की बजाय सलेटी महसूस होती थी। उनके हाथों में एक एक गज लंबे खास किस्म के नेज़े थे। बाकी जिस्मों पर लिबास नाम की कोई शय नहीं थी। तादाद के एतबार से यूं महसूस होता था जैसे जमीन के सुराखों से उबल रहे हों। बर्ड ने फौरन ही पिस्तौल निकाला तो मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, नहीं बर्ड, क्या अपनी मौत को दावत देना चाहते हो? ऐसी कोशिश न करो। अगर इनमें से एक भी तुम्हारे हाथों हलाक हो गया तो हम इनके नेज़ों में छिद कर रह जाएंगे। बेहतर यही है कि अमन पसंदों का सबूत दो। मेरी बात बर्ड की समझ में आ गई थी। अगर हम अपने पास मौजूद तमाम कारतूस इस्तेमाल कर लेते तब भी उन सब को हलाक नहीं कर सकते थे और नतीजे में हमें उनके इंतकाम का शिकार होना पड़ता। एहतियातन हमने अपने पिस्तौल अपने लिबासों में महफूज कर लिए थे। वहशी नेज़े ताने जाल की तरफ बढ़ रहे थे और फिर वो हमारे बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनकी आंखों में खुशी की चमक नजर आती थी। उन्होंने हमें नेज़ों से छूकर देखा और फिर आपस में कुछ बातें करने लगे। उसके बाद दो आदमी उस दरख्त पर चढ़ने लगे जिसकी शाख पर जाल लटका हुआ था। उन्होंने जाल खोला और हम भद से नीचे आ गिरे। 15 फुट की बुलंदी से गिरते हुए खुद को संभालना आसान काम नहीं था। खासी चोट लगी और हम जमीन से उठ न सके। उठने की कोशिश भी करते तो कामयाब न हो पाते, क्योंकि जमीन पर गिरते ही हमारे जिस्मों से बेशुमार अन्नियां आकर लग गई थीं। हम दोनों चारों शाने चित लेट गए और हाथ पांव फैला दिए। वो लोग गहरी निगाहों से हमारा जायजा ले रहे थे और जब उन्हें ये अंदाजा हो गया कि हम किसी किस्म की मुदाफियत का इरादा नहीं रखते तो उन्होंने अपने नेज़ों की अन्नियां हमारे जिस्मों पर से हटा ली। मैंने उनके बारे में सोचा कि शायद वो आतिशी हथियारों के इस्तेमाल से वाकिफ न हो और हमारे सामान को इसी तरह छोड़ दें, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। बेशुमार अफराद हम पर टूट पड़े थे। मुदाफियत की हर कोशिश नाकाम रही थी। कमबख्तों ने हमारे लिबास तक जिस्मों से नोच लिए थे। एक अंडरवेयर के सिवा जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय न रही। उन्होंने बालों से पकड़कर हमें सीधा खड़ा कर दिया। अब हमारी एक एक चीज उनके कब्जे में थी। फिर नेज़ों की अन्नियां हमारी पुश्त पर चुभोकर हमें आगे बढ़ने का इशारा किया गया। बर्ड के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मैं भी उस वक्त खासा खौफजदा हो गया था। जाहिर है ये सूरत हाल मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुहज़्ज़ब दुनिया के इंसानों से तो वास्ता रहा था, लेकिन अफ्रीका के ये वहशी मेरे लिए नाकाबिल फहम थे। बहर तौर हम उनके साथ आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 1 फरलांग चलने के बाद घने दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया और सामने ही एक वसीओ अरीज मैदान नजर आया जिसमें नोकदार झोंपड़ियां बनी हुई थीं। ये झोंपड़ियां एक दूसरे से खासे फासले पर थीं। उनके अतराफ में दरख्त भी नजर आ रहे थे, खास तौर से नारियल के दरख्त। बर्ड ने सहमे हुए लहजे में कहा, चीफ, मुझे एक और खतरा महसूस हो रहा है। मैंने कहा, वो क्या बर्ड? वो बोला, कहीं ये आदमखोर ना हो। इन कमबख्तों के अंदाज से ऐसा ही महसूस हो रहा है। मैं थूक निकल कर रह गया। बेबसी का एहसास खासा शदीद था। बज़ाहिर कोई तदबीर नजर नहीं आ रही थी। बकिया सफर भी तय हो गया और हम उन नोकदार झोंपड़ों के दरमियान पहुंच गए। एक बड़े से अहाते में जहां नारियल के दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था, हमने कुछ लोगों को बंधे हुए देखा। उन्हें उस लजलजी चीज की रस्सियों से बांधा गया था जिसका जाल बनाया गया था। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था जैसे कीचुओं को आपस में मिलाकर ये रस्सियां बनवाई गई हैं। ना वो रबर था और ना ही किसी दरख्त वगैरह की छाल मालूम होती थी।
जिनसे ये रस्सियां बनाई गई थीं। लेकिन इसका अंदाजा हमें बहुत जल्द हो गया कि ये रस्सियां किसी भी कीमत पर तोड़ी नहीं जा सकती थी। उन्हें खींचा जाता तो ये कुछ लंबी हो जाती थी, लेकिन उनका टूटना नामुमकिन था। दरख्तों के करीब ले जाकर हमें भी उनके तनों से बांध दिया गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उन लोगों को देखा जो दरख्तों से बंधे हुए थे। उनमें एक सफेद फार्म बूढ़ा था, 2 नौजवान थे, लेकिन चौथे शख्स पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। ये चेहरा मेरा शिनासा था। तबाहाली के बावजूद खद्दोखाल पहचानना मेरे लिए मुश्किल साबित न हुआ। वो नवाब सिराजुद्दीन था। लिबास के नाम पर एक धज्जी भी उनके बदन पर न थी। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल चिपक कर एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गए थे। आंखों में गहरी सुर्खी थी और चेहरे पर दीवानगी के आसार थे। बड ने दांत भींचते हुए कहा, कमबख्तों ने इस बुरी तरह बांधा है कि बदन टुकड़ों में तकसीम होता हुआ महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है चीफ, यहाँ हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। क्या कहते हो? मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी निगाहें नवाब सिराजुद्दीन पर जमी हुई थीं। उनको इस हालत में देखकर मुझे शदीद दुख का एहसास हुआ था। मैंने मुतलाशी निगाहों से चारों तरफ देखा और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि यहाँ और लोग भी हैं या नहीं। खास तौर से दिलनशी और नवाब सिराजुद्दीन के दूसरे साथियों की मुझे तलाश थी। फिर मेरी निगाह एक गोशे पर पड़ी और मेरा बदन कांप कर रह गया। जहाँ इंसानी जिस्म की हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हुए थे। उनमें कुछ हड्डियां और खोपड़ियां ऐसी थीं जो ताज़ा महसूस होती थीं। बड़े बालों वाली एक खोपड़ी भी दूर पड़ी हुई नजर आ रही थी। बाज हड्डियों में गोश्त चिपका हुआ था और अतराफ में सड़ांद फैली हुई थी। इस नज़ारे के बाद अब ये साबित हो गया था कि हम आदमखोरों के दरमियान थे और इस तसव्वुर ही से रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। दरख्तों से बंधे हुए बकिया लोग शायद ज़हनी तवाज़ुन कायम न रख सके थे। नवाब सिराजुद्दीन की ये हालत देखकर मुझे शदीद अफसोस हो रहा था। वैशी हमारे दरमियान घूमते फिरते रहे। उनके अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे हमारा यहाँ लाया जाना कोई अनोखी बात ना हो। इसका मतलब था कि सहराए आजम में भटकने वाले अक्सर उनके हाथ लगते रहते हैं और वो उनकी मुदाफ़ियती कार्रवाइयों से वाकिफ थे। हमारा सामान इस तरह गायब कर दिया गया था कि हमें उसका निशान भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक वो हमारे दरमियान रहे और फिर अपनी अपनी झोंपड़ियों की जानिब चले गए। यहाँ से उनकी नकलो हरकत नजर आ रही थी, लेकिन हम ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि उनके रहन सहन का अंदाजा क्या है और अब वो हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। जब आखिरी वहशी भी चला गया तो मैंने नवाब सिराजुद्दीन को जोर से पुकारा और बड चौंक कर मुझे देखने लगा। नवाब सिराजुद्दीन का फासला मुझसे इतना ज्यादा नहीं था कि वो मेरी आवाज न सुन पाते, लेकिन मेरे जोर जोर से चीखने पर भी उन्होंने मेरी जानिब रुख नहीं किया था और न ही उन 2 सफेद फामों ने मेरी आवाज पर गौर किया था। नवाब साहब, नवाब सिराजुद्दीन साहब, इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। जवाब में नवाब सिराजुद्दीन के होंठों पर कुछ बड़बड़ाहट उभरी थी, लेकिन इतनी मध्यम कि मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। मुझे अंदाजा हो गया कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और इसकी वजह उनके बकिया साथियों की मौत भी हो सकती थी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। रात होने लगी। हमारे जकड़े हुए बदन शल हो चुके थे। एक एक उज़्व चीख चीख कर फरियाद कर रहा था और हम दम बखुद इंतजार कर रहे थे कि देखें अब पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। लेकिन वहशी हमें यहाँ लाने के बाद भूल गए थे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बड इस दौरान बिल्कुल खामोश रहा। बाहर तौर इंसान था और इन हालात में दलेर से दलेर इंसान भी खौफ के जज्बात से आरी नहीं रह सकता था। फिर रात सरों पर आ गई। हम भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल थे, लेकिन इन तकलीफों का इलाज नहीं था हमारे पास। रात अपनी तमाम तर हौलनाकी के साथ बीत गई। नीम मदहोशी किसी कैफियत तारी थी। जब सुबह हुई मैं आंखें फाड़ फाड़ कर कुर्बो जवार में देखने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं नवाब सिराजुद्दीन और दूसरे लोग कब से यहाँ बंधे हुए थे। उस माहौल में उनकी जहनी कैफियत का बिगड़ जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। बर्ड भी खामोश था और बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। मैं खुद भी उसे मुखातिब नहीं कर रहा था। अभी सूरज की रोशनी पूरी तरह फैली भी न थी कि बस्ती से एक जम्मे गफीर बरामद हुआ। वैशी छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में उसी तरफ आ रहे थे। उनके दरमियान एक तवील कामत शख्स था जो गालिबन उनका सरदार मालूम होता था। सरदार के सर पर रंगे हुए परों की कलगी थी। उसके साथ ही एक मुन्हनी सा बूढ़ा आदमी भी मौजूद था जिसके गले में इंसानी सरों की माला पड़ी हुई थी। बिल्कुल छोटे छोटे सर, जिनके बारे में कभी मैंने पढ़ा था कि अफ्रीका के वैशी किसी खास तरीके से अपने दुश्मनों के सर काट कर इस तरह सुकेड़ लेते हैं कि उनके खद्दोखाल और शबाहत में फर्क नहीं आता और फिर उन्हें अपने फतह के निशान के तौर पर महफूज रखते हैं। वैशी हमारे करीब आ गए तो मैंने उनका बगौर जायजा लिया। मुन्हनी बूढ़े का सीना खुला हुआ था और उसके लंबे लंबे बाल पुश्त और कमर पर फैले हुए थे। पेट के ऊपर सांप के फन का निशान बना हुआ था। देखने से यूं नजर आता था जैसे सांप ने उसे अपनी कुंडली में जकड़ रखा हो। दूसरे वैश्यों के जिस्मों पर रंगों से नक्शो निगार बने हुए थे। उनके पीछे ही मैंने औरतों और बच्चों को देखा। सबके सब एक ही हुलिये में थे।
सरदार हमारी जानिब मुतवज्जे हुआ और इस तरह हमारा जायजा लेने लगा जैसे कसाई रेवड़ पर निगाह डालकर मोटे ताजे बकरे का इंतखाब करता है। फिर उसने आगे बढ़कर दाढ़ी वाले तनोमंद सफेद फार्म के शाने पर हाथ रख दिया। वैश्यों ने एक जोरदार नारा लगाया और मस्ती से उछलने कूदने लगे। फिर चंद अफराद ने आगे बढ़कर सरदार की खिदमत में खोपड़ियों का तोहफा पेश किया। इस कार्रवाई के बाद वैशी आगे बढ़कर सफेद फार्म की बंदिशें खोलने लगे। जैसे ही वो बंदिशों से आजाद हुआ, जमीन पर गिर पड़ा। उसमें खड़े होने की सकत नहीं थी और फिर एक वहशतनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। उन्होंने मखसूस किस्म की लकड़ियों में सफेद फार्म के जिस्म को कसा और उसे टिकटिकी नुमा लकड़ियों पर उल्टा लटका दिया। फिर एक लंबे नेजे से सफेद फार्म के पेट को चीर दिया गया और एक शख्स उसकी आंतें निकाल कर बाहर फेंकने लगा। ये सब कुछ मेरे और बड के लिए इंतहाई कराहत आमेज और वहशतनाक था। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। ये नजारा मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, लेकिन मैं अपने कान तो बंद नहीं कर सकता था। सफेद फार्म की चीखों ने मेरा दिल हिलाकर रख दिया था। दिमाग में पै दर पै धमाके हो रहे थे। अपनी बेबसी के एहसास से मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। वैश्यों ने सफेद फार्म के बदन के नीचे लकड़ियां जमा करके उसमें आग लगा दी। जले हुए गोश्त और चर्बी की बू फैलने लगी तो मैंने आंखें खोल कर देखा और मेरा बदन खौफ से कांपने लगा। हलक खुश्क हो रहा था और लरसते हुए पैरों ने जिस्म का बोझ संभालने से इनकार कर दिया था। लेकिन जिस तरह मुझे बांधा गया था उसकी वजह से सिर्फ इतना ही कर सकता था कि अपने पैरों को बदन के बोझ से आजाद कर दूं। मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो जिस्म की बंदिशें गोश्त में घुसने लगी। आसाब जवाब देते जा रहे थे। अब अपना इबरतनाक अंजाम भी सामने नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो दरिंदे सफेद फार्म का कच्चा पक्का गोश्त नाखूनों और दांतों से नोच कर ज़ियाफत उड़ा रहे थे, लेकिन सरदार उनमें शामिल नहीं था। देखते ही देखते सफेद फार्म की हड्डियों का ढांचा लकड़ी पर लटका रह गया। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गोश्त उसके बदन से चिपका हुआ था। मैंने एक जोरदार चीख मारी तो सरदार मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ। मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। बहुत से वैश्य दिलचस्पी से मेरी तरफ देखने लगे। फिर सरदार अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ गया। मैंने चीख चीख कर उससे कहा कि वो हमारी जान बख्शी कर दे, लेकिन वो मेरा एक लफ्ज भी न समझ सका। बस जर्द गलीज दांत निकाले अहमकों की तरह हंसता रहा। ये तमाम कोशिशें बेसूद थीं। थोड़ी देर तक वो मेरे सामने खड़ा रहा और फिर बेपरवाही से शाने हिलाकर वापस अपने साथियों के करीब पहुंच गया। दफतन मुझे बड की आवाज सुनाई दी, चीफ, भूख का क्या हाल है? बड की आवाज में एक अजीब सी कैफियत थी। मौत को यकीनी समझने के बाद शायद अब वो मौत के खौफ से आजाद हो गया था। मैंने निगाहें घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। कमबख्त बहुत ही बदअखलाक मालूम होते हैं। थोड़ा बहुत गोश्त हमें भी दे देते तो क्या हर्ज था। मैंने गुस्से से कहा, क्या फजूल बकवास कर रहे हो बट, इन हालात में भी ऐसा मजाक कर सकते हो? वो बोला, देखो चीफ, जब तक खौफ दामनगीर था मैंने अपने जहन को काबू में रखा, लेकिन अब जब हमें मौत से निजात का कोई जरिया नजर नहीं आता तो क्या फायदा रोने बसोरने से। मुमकिन है थोड़ी देर के बाद ये सरदार हम में से किसी पर हाथ रख दे और उसके बाद, वाह चीफ, कम बख्त भून कर खाते हैं। पता नहीं इंसानी गोश्त कैसा लगता होगा। इन कम बख्तों को खाते देखकर इन पर रश्क आ रहा है। बड कह कहे लगाने लगा, लेकिन उसकी इस कैफियत में एक अजीब सी बेबसी थी। गोश्त साफ हो चुका था और उस वक्त शायद वो लोग मजीद खाना नहीं चाहते थे। ये रस्म मुमकिन है तबर्रुक के तौर पर होती हो, वरना जाहिर है चंद अफराद उन आदम खोरों का पेट नहीं भर सकते थे। थोड़ी देर के बाद वो बस्ती की जानिब वापस चले गए। अलबत्ता कुछ वैशी पहरेदारों के तौर पर हमसे कुछ फासले पर बैठे रह गए थे। सूरज सर पर पहुंचा तो बस्ती से फिर एक जुलूस बरामद हुआ। चंद वैशी एक और कैदी को खींचते हुए लाए और उसे हमसे कुछ फासले पर एक दरख्त से बांध दिया गया। मैं और बड आंखें फाड़ फाड़ कर उस कैदी को देखने की कोशिश कर रहे थे। वो एक नौजवान आदमी था जिसकी शक्ल हमारे लिए अजनबी थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वैश्यों पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर न हुआ। उन्होंने उसे मजबूती से बांध दिया। तब वो जोर जोर से गालियां बकने लगा, लेकिन उसकी गालियों पर भी किसी ने तवज्जो न दी। कुछ वक्त और गुजरा तो बस्ती ही की तरफ से मुअज़्ज़िज़ वैशी खवातीन का एक जुलूस बरामद हुआ। उस जुलूस के साथ वो बदबख्त सरदार भी मौजूद था। औरतों की तादाद 20-25 के करीब थी, जिनके सरों पर कलगियां लगी हुई थीं और इससे जाहिर होता था कि उनका ताल्लुक सरदार के खानदान से है। तब एक अजीब और खून आशाम रक्स का आगाज हुआ। पहले आने वाले तमाम लोग मुनासिब फासले पर कतारें बांध कर बैठ गए। दरख्त से बंधा हुआ कैदी अब भी मुसलसल चीखे जा रहा था। वो शायद डच था और उसी जबान में गालियां बक रहा था। वो मुन्हनी बूढ़ा भी किसी तरफ से बरामद हुआ और चीखते हुए कैदी के करीब पहुंच गया। उसके हाथ में एक मशल दबी हुई थी। कैदी के करीब पहुंचकर वो रक्स करने लगा और फिर उसने आगे बढ़कर कैदी के सीने पर जलती हुई मशल से एक निशान बना दिया। रक्स करती हुई औरतों ने एक हौलनाक चीख मारी
और रक्स की शिद्दत में इजाफा हो गया। कैदी की दर्द भरी चीख उनकी आवाजों में दब गई थी। औरतों के हाथों में पतली पतली और नोकदार लकड़ियां थीं, जिन्हें वो हिला हिला कर रक्स कर रही थीं। फिर अचानक कुछ अजीब किस्म के साज बजाए जाने लगे और उसके साथ ही रक्स की रफ्तार भी तेज हो गई। उसके बाद एक औरत झूमती झामती दरख्त की जानिब बढ़ी और कैदी की दर्दनाक चीख फजा में गूंज उठी। नोकदार लकड़ी उसकी ठोड़ी के नीचे से जबान को चीरती हुई तालू में पेवस्त हो चुकी थी और उसके सीने पर खून की धारें गिर रही थी। तकलीफ और दर्द की शिद्दत से वो अपना सर जोर जोर से दरख्त के तने से टकरा रहा था। यके बाद दीगरे दूसरी रक्कासाएं भी आगे बढ़ीं और कैदी के सीने पर बहता हुआ खून अपनी जबानों से चाट कर गोया एक फरीजा अंजाम देने लगी। जब कैदी की गर्दन से बहने वाला खून खत्म हो गया तो एक रक्कासा ने नोकीली लकड़ी कैदी के बदन के दाहिने बाजू में पेवस्त कर दी और फिर लम्हा भर बाद उस बदनसीब कैदी के बदन में जगह जगह लकड़ी की मेखें गड़ी हुई नजर आने लगी। उसकी आवाज बंद हो गई थी, गर्दन सीने पर लटक गई थी, शायद वो मर चुका था। चंद लम्हों के बाद सरदार आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। मैंने सर्द निगाहों से उस खंजर को देखा और फिर मेरे बदन पर थरथरी तारी हो गई। यह खूनी मंजर अपने उरूज पर पहुंच गया था। सरदार ने उस बदनसीब कैदी का सीना चाक करके उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया था और उसे कच्चा ही चबा रहा था। इससे ज्यादा इंसानी आंख नहीं देख सकती। मैंने बर्ड को पुकारा लेकिन बर्ड के मुंह से आवाज न निकल सकी। 2-3 बार बर्ड को आवाज दी लेकिन वो जवाब न दे सका। मजलूम कैदी की लाश अब दरख्त से हटाकर भूनी जा रही थी और फिर औरतें उस लाश पर भी टूट पड़ी। उनकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी। बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे मक्खियों का कोई घोल शहद के छत्ते पर पिल पड़ा हो। उनकी हौलनाक आवाजें उभर रही थीं। फिर जब वो एक साथ पीछे हटी तो कैदी की हड्डियों का पिंजर हमारी निगाहों के सामने आ गया। बर्ड ने एक हिज़यानी सा कहकहा लगाकर कहा, देखा चीफ, औरतें यहाँ भी किफायतशार हैं। मर्दों ने इससे पहले शख्स के बदन पर गोश्त की कुछ बोटियां लगी छोड़ दी थीं, लेकिन ये कमबख्तें तो उसकी हड्डियां तक चाट गईं। मैंने बर्ड की तरफ देखा। उसकी ज़हनी कैफियत का मुझे अंदाजा हो रहा था। अब कुछ ही लम्हे जा रहे थे कि हमारी बारी भी आने वाली थी और बर्ड इस बात को अच्छी तरह जानता था। इंसान पर कभी कभी अजीब कैफियत तारी होती हैं। हैरत अंगेज हालात और वाक़यात से साबिका पड़ता है। ऐसे लम्हात आ जाते हैं जब वो खुद को बिल्कुल बेबस और किसी हकीर कीचवे की मानिंद समझने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे ही वक्त में खुदा याद आता है। उनको भी जो सारी जिंदगी खुद को खुदा समझते रहे और मालिक हकीकी को कभी एक सजदा करना तो दरकनार उसके वजूद की नफी करते रहे। वो भी ऐसे वक्त में खुदा को याद करने और उससे मदद मांगने लगते हैं। लेकिन उस वक्त मेरी अजीब सी हालत हो गई थी कि मुझे किसी बात का भी होश न रहा था। शायद ये जिंदगी में पहला मौका था कि मैंने ऐसे मरहले पर भी उसे याद करने में गफलत बरती, मगर वो तो मुझे नहीं भूला था। दफतन झोंपड़ियों के अकबी हिस्से से एक कसीफ बादल बुलंद हुआ और वो सब दरिंदे चौंक कर इधर देखने लगे। फिर चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो गई। अब झोंपड़ियों से शोले भी बुलंद होने लगे थे। मैं और बर्ड भी इस अजीबोगरीब मंजर को देखने लगे थे। वहशियों के सरदार ने दफतन चीख कर कुछ कहा और तमाम वहशी आदमखोरी छोड़कर अपनी झोंपड़ियों की तरफ भागे। मगर वो आग तो जंगल की आग थी। इतनी बरकरफ्तारी से झोंपड़ियां आग पकड़ रही थीं कि हैरत होती थी। अतराफ का माहौल एक जलती हुई मशल में तब्दील होता जा रहा था और आदमखोर वहशी उसके दरमियान भागते दौड़ते फिर रहे थे। फिर हमें स्टेन गन्नों की आवाजें सुनाई दी। स्टेन गन्ने रुके बगैर गोलियां बरसा रही थीं और चीखो पुकार की आवाजें कानों के पर्दे फाड़ रही थीं। मैं और बड हमरनकों की तरह मुंह उठाए ये सारा हंगामा देख रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि जिन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं वो कौन से हिस्से में हैं। जलती हुई झोंपड़ियों में से वहशी निकल निकल कर भाग रहे थे और हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। स्याहफाम मकरूह शक्ल औरतें अपने बच्चों को बरहना जिस्मों से चिपकाए हुए इधर उधर दौड़ती फिर रही थीं। उन पर कहर नाजिल हो रहा था, यहाँ तक कि आग ने उन झोंपड़ियों को भी अपने हिसार में ले लिया जो हमारी निगाहों के ऐन सामने थी। आग का एक अलाव था जो चारों तरफ रोशन था और उसकी शदीद तपिश फजा में हब्स पैदा कर रही थी। अगर हम झोंपड़ियों के करीब कहीं बंधे हुए होते तो यकीनन खुद भी झुलस जाते। हमें सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं था। एक लफ्ज भी हमारे मुंह से न निकल सका था कि दफतन हमें अकब से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद मखसूस किस्म के लिबासों में मलबूस चंद जवान हमारे पास पहुंच गए। उनके साथ एक देवकामत आदमी भी था जो वैसे ही लिबास में मलबूस था। घुटनों तक के फुल बूट, जिस्म पर चमड़े की जैकेटें और सर पर इकाल, सबके हाथों में स्टेन गन्ने दबी हुई थीं। कवि हैकल शख्स हमारे सामने पहुंचा तो हमें अपनी बसारत पर शुबा होने लगा। ये मैकनो था। उसकी आंखों पर स्याह रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। हमारे नजदीक पहुंचकर उसने जेब से लंबा चाकू निकाला और पहले बड की और फिर मेरी रस्सियां काट दी।
हमारे बदन शल हो रहे थे। बर्ड गिरने लगा तो मैकनो ने झुककर उसे उठाया और कंधे पर डाल लिया। फिर उसने अंग्रेजी जबान में अपने दूसरे साथियों से कहा कि मुझे भी उठा लिया जाए। बाकी जवान दूसरे आदमी को खोलने में मसरूफ हो गए थे और 2 आदमी नवाब सिराजुद्दीन को बंदिशों से आजाद कर रहे थे। उसके बाद वो उन्हें कंधों पर लाद कर अकबी समत में दौड़ गए। मुझे भी उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे दरखास्त की कि मुझे सिर्फ सहारा दे दिया जाए, मैं अपने कदमों ही से चलूंगा। जिसमें खून की गर्दिश इंतहाई सुस्त पड़ गई थी। बंदिशों से आजाद होने के बाद टांगें बेजान और सोई सोई सी महसूस हो रही थी, लेकिन उनके सहारे से चलते हुए मैंने पाँव में खून की गर्दिश बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी और हत्तुल इम्कान अपने पैरों को इस्तेमाल करता रहा। बस यही समत ऐसी थी जो आग से महफूज थी, वरना चारों तरफ आग के बादल छाए हुए थे। जब हम झोंपड़ियों के हिसार से दूर निकल आए तो मैंने पलट कर देखा। उसी लिबास में मलबूस मजीद चंद अफराद उस समत भी आ गए थे और भागते हुए वेश्यों को गोलियों का निशाना बना रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।